Hello everyone, welcome to my channel. My today's topic is weathering and its different types. वेदरिंग क्या होती है? इसको हम सिंपली प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। अब हमने रॉक की फॉर्मेशन पढ़ी थी, मतलब रॉक्स बन जाते हैं, उसके बाद उनकी फर्दर डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन होती है, जिसे हम वेदरिंग बोल देते हैं। उसी के थ्रू जो हमारा पेरेंट मटेरियल या फिर रिगोलिथ की फॉर्मेशन होती है, जिसके बाद वेरियस प्रोसेसेस होते हैं, तो हमारी सॉइल है वो सूटेबल होती है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, मतलब रेडी हो जाती है। तो हम वेदरिंग में पढ़ेंगे वो टूटती कैसे है, क्या कौन कौन सी इसमें प्रोसेसेस होती हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी। अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन of rocks and minerals which are brought about by physical agent as well as chemical processes and biological processes which leads to the formation of regolith, जिसे हम A+B+C horizon भी बोल देते हैं। ये हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे सॉइल प्रोफाइल में। तो या फिर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड रॉक, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, इनटू द पेरेंट मटेरियल या फिर रिगोलिथ। पेरेंट मटेरियल मतलब एक बेस प्रिपेयर हो जाता है। इसकी टाइप्स क्या क्या हैं? फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिज़िकल में हम पढ़ेंगे वो सिर्फ फिज़िकल में सिर्फ टूटते हैं रॉक। आगे जो प्रोसेस होती है वो केमिकल में होती है, उसमें डीकम्पोजिशन होती है। फिज़िकल में ही क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि फ़िज़िकल में जो हमारा सरफेस एरिया है वो पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जो जब हमारा सरफेस एरिया है वो जो छोटे पार्टिकल हैं उनका ज़्यादा होता है, तो उन पर हैं वो केमिकल रिएक्शंस अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं। और बायोलॉजिकल एजेंट जैसे अर्थवॉर्म्स एंड जो हमारी रूट्स हैं, ये हम आगे स्टडी करेंगे। तो फिज़िकल में क्या क्या आ गया? फिज़िकल कंडीशन, हमारा रॉक कैसा है, टेम्परेचर के थ्रू जो चेंजेस आते हैं उसके थ्रू कैसे वेदरिंग होती है, वाटर के थ्रू जैसे फ्रेगमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, एक्शन ऑफ फ्रीजिंग, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, एक्शन ऑफ विंड एंड एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। सो एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ये आगे स्टडी करेंगे। फिजिकल में द रॉक्स आर डिसइंटीग्रेटेड एंड आर ब्रोकन डाउन टू कंपैरेटिवली स्मॉलर पीसेस विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी न्यू सब्सटेंस, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ यहाँ पर जो ब्रेक डाउन है बड़े रॉक्स का वही होता है। तो फिज़िकल कंडीशन, रॉक जैसे हमारा रॉक है वो कोर्स नेचर का होगा तो वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, और जो हमारा रॉक है वो फाइन टेक्सचर होगा तो वो उसको टाइम लगेगा डिसइंटीग्रेट होने में। जैसे हम एग्जांपल ले लें, हम जो सैंड है वो हमारे हाथ में, तो वो इजीली से स्लिप कर जाता है हाथ से, और जो क्ले है वो ज़्यादा हार्ड होती है। तो जो हमारे कोर्स टेक्सचर होंगे वो मोर रेडली वेदर हो जाएंगे देन अ फाइन टेक्सचर, जैसे हमारा जो बेसाल्ट है वो फाइन टेक्सचर होता है इन नेचर में। एक्शन ऑफ टेम्परेचर, the variation in temperature exert great influence on the disintegration of rock during daytime। अब जो हमारा दिन होता है तो जो मतलब सनलाइट पड़ती है तो रॉक वो हीट अप हो जाएंगे और एक्सपैंड हो जाते हैं, बट नाइट में टेम्परेचर बहुत ही ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू डे, तो रात में कंट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ड्यू टू दिस नेचर एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन जो हमारा रॉक है वो ईजिली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इसमें यही दिया है कि द डिफरेंशियल एक्सपेंशन ऑफ मिनरल्स इन अ रॉक सरफेस जनरेट द स्ट्रेस बिटवीन द हीटेड सरफेस एंड कूल्ड अनएक्सपेंडेड पार्ट्स रिजल्टिंग इन फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक, and the process causes the surface layer to peel off from the parent mass and the rock ultimately disintegrate. The process is called exfoliation. इसको हम अनियन टाइप वेदरिंग भी बोल देते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि अनियन टाइप वेदरिंग क्या होती है, तो ये फिजिकल वेदरिंग में आता है ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। अनियन टाइप वेदरिंग या फिर पीलिंग ऑफ का मतलब जब हम अनियन की जो फर्स्ट लेयर जब हम उसको छीलते हैं तो जो लेयर उतरती है उसी टाइप से इन रॉक्स में होता है ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन की थ्रू। क्योंकि जब मतलब टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर होगा तो वो कंट्रैक्ट होंगे, तो अपने अंदर हैं वो जो वाटर है वो इनसाइड इंट्रैप कर लेते हैं, और ये 9% है, मतलब वॉल्यूम जो जब एक्सपैंड होंगे तो 9% वॉल्यूम के साथ एक्सपैंड होंगे, और जो प्रेशर है वो एग्जर्ट होगा 1495 टन पर मीटर स्क्वायर या फिर 150 टन पर स्क्वायर फुट के इतना प्रेशर लगेगा, तो वो रॉक है वो ब्रेक डाउन तो होगा ही।
ये क्वेश्चन भी बनता है कि कितने परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, तो 9% एक्सपैंड होती है वॉल्यूम में। और प्रेशर होता है वो 1495 टन पर मीटर स्क्वायर एक्सर्ट होता है। अगर फुट में पूछ लिया जाए तो वो होता है 150 टन पर स्क्वायर फीट। एक्शन ऑफ वाटर। वाटर एक्ट एज अ डिसइंटीग्रेटिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिपॉजिटिंग एजेंट। फ्रेगमेंटेशन एंड ट्रांसपोर्ट। जब हमारा वाटर है, रेनफॉल होती है, तब भी जैसे हम भी रेनफॉल में अगर जा रहे हों बाइक पर, तो हमारे ऊपर भी मतलब वो हल्का सा मतलब दर्द होता है जब रेनफॉल होती है, तो इसी टाइप से वो बीट करती है जब हमारे रॉक्स पर, तो वो भी हल्का हल्का उसमें वो वेदरिंग होने लगती है। और जब ये मूव करता है वाटर, तो ये मतलब उनकी कटिंग भी होती है रॉक्स में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जब मूव करेगा, ये डिपेंड करेगा स्पीड पे, तो वो अपने साथ ही जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको भी ले जाता है। ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ वाटर वो वेरी करती है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ स्ट्रीम वेरीज एज द सिक्स्थ पावर ऑफ इट्स वेलोसिटी, दैट इज़ ग्रेटर द स्पीड ऑफ द वाटर, मोर इज़ द ट्रांसपोर्टिंग पावर एंड कैरिंग कैपेसिटी। Action of freezing. Frost is much more effective than heat in producing physical weathering. In cold region, the water in the cracks and the crevices freeze into the ice and the volume increases to 1/10. ये मैंने आपको पहले बता दिया कि volume increase हो जाती है. As the freezing starts from the top, there is no possibility of its upward expansion. Hence, the increase in volume create the enormous outward pressure exert होता है, जिससे रॉक है हमारा टूट जाता है। Alternate wetting and drying. Some natural substances increase considerably in volume on wetting and shrink on drying. जैसे हमारा माउंट मॉरिलोनाइट है, ये क्ले में यही ज़्यादा मिनरल पाया जाता है। तो अगर हम क्ले को एग्जांपल, जो हमने क्ले तो ली ही होगी, उसको अगर हम उसमें पानी डालते वो वेट हो जाती है, मतलब स्वेल कर जाती है। बट अगर हम उसमें नहीं वाटर ऐड करेंगे तो उसमें वो ड्राई हो जाएगी और उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। इसी टाइप से जिन रॉक्स में क्ले की ज़्यादा कंपोजिशन होगी, तो वो इसी टाइप से स्वेल एंड श्रिंकिंग होगी उनमें भी, तो उसके थ्रू भी हमारी वेदरिंग है वो होती है। एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स इन कोल्ड रीजन। जब हमारी स्नोफॉल होती है तो उसके ऊपर जो हमारे आइस शीट है वो फॉर्म हो जाती है। बट जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, गर्मियाँ आते हैं, तो वो हैं ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होने लगते हैं और मूव करते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं रॉक्स के ऊपर। जब वो आइस है वो उनके ऊपर से पास होगी, तो इसके थ्रू भी हमारी डिसइंटीग्रेशन होती है रॉक्स की। जैसे ये दिए हुए इन कोल्ड रीजन्स व्हेन स्नो फॉल्स इट accumulate एंड चेंज इनटू आइस शीट। दिस बिग ग्लेशियर स्टार्ट मूविंग owing to the change in temperature या फिर gradient के थ्रू। On moving, these exert tremendous pressure over the rock on which they pass and carry the loose materials. These materials get deposited on reaching the warmer region where its movement stops and with melting of ice. And next है हमारा action of wind. विंड हैज़ एन इरोजिव एंड ट्रांसपोर्टिंग इफेक्ट। अगर हमने विंड इरोजन पढ़ा है तो जब बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं तो उसमें इरोजन, जैसे सस्पेंशन है, सॉल्टेशन है या सरफेस क्रीप है, वो भी अपने साथ पार्टिकल्स ले जाते हैं। और विंड में एक इरोजिव या फिर जो हमारे रॉक है उन पर एब्रोजिव इफेक्ट होता है, जिसके थ्रू वो धीरे धीरे से उनकी डिसइंटीग्रेशन होती रहती है। जैसे जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, कितनी ज़्यादा स्पीड के साथ वो मूव करते हैं, जैसे राजस्थान में है, तो उसके थ्रू भी हमारी जो डिसइंटीग्रेशन है, फिज़िकल वेदरिंग है, वो होती है। जैसे दी डस्ट स्टॉर्म में ट्रांसपोर्ट टन्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द शिफ्टिंग ऑफ सॉइल कॉज सीरियस विंड इरोजन प्रॉब्लम एंड मे रेंडर कल्टिवेटेड लैंड एज डिग्रेडेड, जैसे हमारे राजस्थान डेजर्ट्स हैं। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर causing breakdown during rainy season and lightning breaks up the rock और the widen the cracks। जब हमारी रेनफॉल होती है तो उनमें लाइटनिंग भी होती है, थंडर स्टॉर्म्स, उसके थ्रू भी हमारी रॉक्स की जो डिसइंटीग्रेशन है वो होती है। उसके बाद केमिकल वेदरिंग है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।